हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइटफर्स्ट एकेडमी। वाइटफर्स्ट एकेडमी में आज से हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शुरू करेंगे, जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर में हम यूएस और यूएसएसआर के बीच का पढ़ेंगे कि जैसे कि यूएसएसआर का फॉर्मेशन, डिसइंटीग्रेशन, उसके इंटर रिलेशनशिप, अदर्स कंट्री का डेवलपमेंट, बाकी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, ओवरव्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस फोटो के अंदर बर्लिन वॉल दिखाई गई है। बर्लिन वॉल जो है ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करी थी टू पार्ट्स में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट्स के अंदर। तो 1989 में लोगों ने इसे घेरा और इस बड़ी दीवार को, जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसको तोड़ा गया। तो ओवरव्यू में हम देख लेते हैं। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड was its great symbol was toppled by the people in 1989। देखो, बर्लिन वॉल जो कि कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी, एक जो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल माना जा रहा था, उसको जो है लोगों ने 1989 में गिरा दिया। ठीक है, toppled by the people in 1989। This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to collapse of the Second World and end of the Cold Wars। और इसके साथ साथ जितनी ड्रामेटिक तरीके से ये वॉल गिरी थी, जितना यहाँ पर लोगों ने जो है प्रॉब्लम वो करा था, अपना प्रोटेस्ट वगैरह किया था, इसी हिसाब से बहुत बड़े-बड़े जो है उस टाइम पे हिस्टोरिक चेन्स इवेंट ऐसे हुए थे, जहाँ से सेकंड वर्ल्ड का जो कोलैप्स है ना वो होता है और एक कोल्ड वॉर का एंड होता है। देखो, डिवाइडेड जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनिफाइड। जो जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिवाइडेड थी, उसको जो है उसको बाद में यूनिफाइड किया जाता है जब सेकंड वॉर खत्म हो जाता है। एंड वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर that were part of the Soviet bloc replaced their communist government to response to mass demonstration। और फिर देखो, जर्मनी जो सेकंड डिवाइड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिवाइड हो जाती है, उसको बाद में यूनिफाइड किया जाता है। और एक के बाद कम से कम 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज होती है, जो सोवियत ब्लॉक का पार्ट होती है, वो अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करती है। एक मास डिमोन्स्ट्रेशन के लोगों के जो मास प्रोटेस्ट थे, उसके रिस्पॉन्स पे जो है उन लोगों को अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। एंड द सोवियत यूनियन स्टूड बाय कोल्ड वॉर बिगिन टू हैंड। और जैसे जो है देखा जाए, जो सोवियत यूनियन है स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड। सोवियत यूनियन खड़ा होता है जब कोल्ड वॉर खत्म होना शुरू होता है। एंड नॉट बाय द मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी मेंस एंड वुमेन्स। और ये सिर्फ मिलिट्री मीन्स से नहीं, लोगों की मास एक्शन जो होते हैं, लोगों की जो डिमांड्स होती है मैन और वुमेन्स की, उनकी वजह से होता है। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन, पहले सोवियत यूनियन लोगों की वजह से फॉर्म्ड होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है सोवियत यूनियन को खुद को डिसइंटीग्रेट भी करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम यही सब चीजें पढ़ने वाले, कैसे जो है सोवियत यूनियन बनता है, उसको फॉर्मेशन होता है, कैसे वो डिसइंटीग्रेट होता है। सेकेंड वर्ल्ड, वो जो सेकंड वर्ल्ड था, सोवियत यूनियन था, यूरोपियन कंट्रीज थी, वो कैसे जो है डिसइंटीग्रेट होती है। और उसके बाद जो है कोलैप्स, जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, तो उसके बाद वर्ल्ड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिया इससे जो है कैसे रिलेट करता है, कैसे वो का रिलेशनशिप होता है ऐसी कंट्रीज के लिए। तो ये सब चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एंड बर्लिन वॉल का भी देख लो। देखो, बर्लिन वॉल वॉल सिंबलाइज डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। जो बर्लिन वॉल था, वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल था, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को अलग कर रहा था। 1961 में इसने ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग किया, और ये जो वॉल इतनी बड़ी थी, ये कम से कम 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी, जो 28 साल तक खड़ी रही थी। एंड फाइनली 9 नवंबर 1989 में लोगों ने इसे तोड़ दिया और जर्मनी जो है दोबारा से यूनिफाइड हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं आगे। चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सोवियत यूनियन के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले। सोवियत सिस्टम, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? देखो, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, कम इनटू द बिगिनिंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद जो है ये एक रशिया के अंदर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, जहाँ लोग डिमांड करते हैं इक्वालिटी की। 1971 के अंदर, 1917 में होता है, 1917 में होता है। तो यहाँ पर जो है लोग डिमांड करते हैं
इक्वालिटी की कि सब जो है इक्वल होना चाहिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 में होता है। द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म एंड एन अपोज टू कैपिटलिज्म। जो ये आइडिया था रिवॉल्यूशन का, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो चल रहा था, इसका जो आइडिया था वो जो है सोशलिज्म के आइडिया से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर था। और यहाँ पर जो है कैपिटलिज्म को बहुत बड़ी लेवल पर जो है इसको अपोज किया जा रहा था कि कैपिटलिज्म के ये अगेंस्ट था। एंड द नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी, और यहाँ पर एक डिमांड थी कि एक इक्वल सोसाइटी की जरूरत है। दिस वाज परहैप्स द बेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड consequently डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। और मेरे ख्याल से ये अब तक का जो है सोसाइटी में ऐसा पहला और सबसे बड़ा अटेम्प्ट होगा जहाँ पर कोशिश की गई कि जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसे खत्म कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और उसके साथ जो है एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल बेस्ड है, जहाँ पर सब लोग इक्वल हो। ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन का जो है मेन यही था कि कैपिटलिज्म को हटा के कम्युनिस्ट लाना है और सब लोगों को जो है इक्वली ट्रीट करना है। तो इसका जो है मेन पर्पस जो था इस रिवॉल्यूशन का यही था। एंड अगर आप देखो, एक मिनट, हाँ नीचे चलते हैं थोड़ा। रिवॉल्यूशन इसका मेन पर्पस यही था। एंड द सोवियत इन doing so, the maker of Soviet pin system was give primacy to the state and the institution of the party। और ऐसा करने में सोवियत सिस्टम ने सबसे पहले जो अपनी प्राइमेसी दी, सबसे पहले जो अपनी प्रायोरिटी दी, वो स्टेट को दी और जो इंस्टीट्यूशन था पार्टी के उसको दी। ठीक है। एंड द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। एक तो देखो सोवियत ने यहाँ पर जो सोवियत सिस्टम था उसने जो अपनी प्राइमेसी जो है वो स्टेट को दी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी पार्टी को दी। ठीक है। उसके बाद जो है सोवियत जो सोवियत का सेंटर था वो कम्युनिस्ट पार्टी से अराउंड था। सोवियत वन पार्टी सिस्टम लेके आता है और यहाँ पर जो है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होती है, नो अदर पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। कोई भी दूसरी पार्टी और अपोजिशन जो था वो अलाउड नहीं था। तो सोवियत में जो है सिंगल पार्टी रूल आता है। यहाँ से सोवियत में सिंगल पार्टी रूल आता है एंड द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इसके साथ साथ जो इनकी इकोनॉमी है उसको कंट्रोल और प्लान्ड भी जो है वो भी खुद की खुद स्टेट कर रही थी। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। ठीक है। यहाँ पर जो है सब कुछ जो है स्टेट के अंडर था, कोई कुछ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट the Soviet army had liberated from the fascist force come under the control of the USSR। अब देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी उसको जो है सोवियत आर्मी से जो सोवियत आर्मी जो है उनको फ्रीडम दिलवाती है फेसिस्ट फोर्स से, यूएस वगैरह से जितनी भी फोर्स थी उनको फ्रीडम मिलती है। और ये जो है धीरे धीरे जो है सीधा अब उनका जो कंट्रोल है वो यूएसएसआर के अंदर आ जाता है। ठीक है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी पहले इस फेसिस्ट फोर्स के अंडर थी, उनको जो है सोवियत आर्मी लिबरेट करती है, उनको वहां से फ्री करती है। उसके बाद जो है ये इनका कंट्रोल लेती है अपने अंदर। ठीक है। एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्री आर मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर। उसके साथ साथ जितना भी इन कंट्रीज का था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का जितना भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल था वो भी जो है यूएसएसआर ही डिसाइड करती है, उसको यूएसएसआर ही मॉडल करती है। ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। और जो ये ग्रुप था कंट्रीज का, खासकर जो ईस्ट यूरोपियन का ये जो ग्रुप था, इसको जो है लोग बोलते थे द ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है। इनको द सेकंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से जाना जा रहा था। द वॉर्सअप एक्ट आता, मिलिट्री अलायंस होता है जो इन सब कंट्रीज को जो है साथ में जोड़ के रखती है एंड यूएसएसआर जो है इस ब्लॉक का लीडर बन जाता है। ठीक है। वॉर्सअप एक्ट आता है, ये एक मिलिट्री अलायंस होता है जो इन सभी जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ के रखती है और यूएसएसआर जो है इस ब्लॉक का लीडर बन जाता है। सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब जो है सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी पावर बनती जा रही थी। द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। अब जो है सोवियत की जो इकोनॉमी थी ना वो बहुत ज्यादा डेवलप थी। पूरी दुनिया में देखा जाए तो सोवियत की यूनियन डेवलप्ड हो रही थी, बट यूएस के सामने वो अभी भी छोटी ही थी। तो इट वाज उसके बाद जो है इनका सोवियत के पास जो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऑयल आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इनके पास सब कुछ था। ठीक है। इट हैज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल आयरन एंड स्टील। यहाँ पर इन लोगों के पास सब कुछ था। और ये जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे थे। मशीनरी प्रोडक्शन एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर आर कनेक्टेड इन इट्स रिमोट एरियाज विद एफिशिएंसी। और उसके साथ साथ जो है इनका जो
मशीनरी प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन था वो अच्छा था, और जो इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो काफी बेटर था, क्योंकि जितने भी रिमोट एरियाज थे वो इन सबको सिटी से बहुत एफिशिएंटली तरीके से जो है कनेक्ट कर रहा था। यहाँ पर कुछ कोई भी सेक्टर जो था उसको छोड़ा नहीं गया, सब पे ध्यान दिया गया। उसके बाद जो है इनकी जो इंडस्ट्री थी ना वो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, ठीक है। इनकी इंडस्ट्री डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, मतलब ये खुद सभी चीजें, पेन से लेकर पेंसिल, पिन से लेकर कार तक खुद ही सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार्स। बट उनकी जो क्वालिटी थी, माना वो क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि आप उसे सीधा वेस्ट कंट्री से जो है कंपेयर कर सके। बट जो सोवियत ने इतना करा कि वो अपने जो सिटीजन था, अपने सिटीजन्स का जो मिनिमम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिविंग था उसको मैच करने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, द सोवियत state ensured a minimum standard of living for all citizens and the government। उसके बाद जो है इन्होंने अपना सिटीजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिटीजंस मैनेज करा। गवर्नमेंट ने इन्हें सब्सिडीज दी बेसिक नेसेसिटीज में, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम, सब में जो है इनको नेसेसिटीज मिल रही थी। एंड स्टेट ओनरशिप वाज डोमिनेट फ्रॉम ऑफ ओनरशिप। जो स्टेट है वो जो है वो स्टेट की ओनरशिप वो जो है सबको, सभी ओनरशिप में जो है स्टेट की ओनरशिप की, चाहे वो लैंड हो, प्रोटेक्टिव एसेट्स हो, वर ओन्ड बाय एंड कंट्रोल बाय सोवियत स्टेट। ठीक है, the land productive assets were owned and controlled by the Soviet state। मतलब जितनी भी लैंड है, फैक्ट्रीज है, सोवियत के अंदर जितना भी जो अभी सेक्टर्स है वो उनको सभी की सभी जो है सोवियत स्टेट खुद कंट्रोल करी थी। यहाँ पर कोई भी किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, सबके सब डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम अ वेरी ब्रियोटिक एंड अथॉरिटेन, मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। अब देखो, जब सब कुछ जो है स्टेट के अंदर होएगा, स्टेट से स्टेट को किसी से खतरा नहीं है, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो किसी को जवाब देने के लिए उनको जरूरी नहीं है, उनके हाथ में सारी पावर है, तो थोड़ा सा इशू यहाँ पर शुरू होगा आना। तो यही इशू जो है अब जो है सोवियत सिस्टम में आना शुरू होगा, क्योंकि अब जो है सोवियत सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन रहा था। यहाँ पर सोवियत सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन रहा था, जिससे जो है वहाँ के लोगों की जो लाइफ है, सिटीजन्स की लाइफ है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी। एंड जो लोगों के पास लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं था, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था, तो लोग जो है अपना जो प्रॉब्लम है, अपने थॉट्स है, उसको एज अ जोक और कार्टून में जो है वो खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, lack of democracy and the absence of freedom of speech and stifle people who often express their distance in joke and cartoons। देखो, अब डेमोक्रेसी नहीं था, और जो लोग स्पीच कार्टून्स और जोक्स के थ्रू अपने थॉट्स लगा रहे थे, उन लोगों को भी थोड़ा दबाने की कोशिश की जा रही थी। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत सिस्टम नीड रिफॉर्म्स। अब सोवियत सिस्टम को जो है एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी। द पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत हैज टाइट कंट्रोल ऑल ओवर द इंस्टीट्यूशन, वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। और उसके साथ साथ जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत सिस्टम की, उनका जो है सभी इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल था। तो अब वो लोग है, लोगों की तरफ अकाउंटेबल नहीं थे, मतलब उन लोगों को जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, दे भी नहीं रहे थे। ठीक है, सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन एंड वाज अकाउंटेबल टू ऑल द पीपल। देखो, द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द जो पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चर अफेयर्स। और जो पार्टी में, अब देखो भाई, इतना पावर, इतना ईगो आ चुका था लोगों के अंदर, गवर्नमेंट पीपल्स के अंदर, कि उन्होंने रिफ्यूज किया लोगों की उस बात को मानने के लिए, जहाँ जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक थे जो यूएसएसआर के, उन लोगों को जो है उन लोगों की जो डिमांड्स थी उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दिया, जहाँ पर इन लोगों ने डिमांड की थी कि वो लोग जो है अपने अफेयर्स और कल्चर अफेयर्स जो वो खुद मैनेज करना चाहता है। तो ये डिमांड जो है सोवियत यूनियन ने मना करी। ठीक है, क्योंकि उनका जो फॉर्म्ड है सोवियत यूनियन जो है उनकी कल्चर और सारी अफेयर्स जो है वो खुद जो है मैनेज कर रहा था। ऑल्दो और जो रशिया था, वो वैसे तो पार्ट था इन रिपब्लिक था, जो मिलकर जो यूएसएसआर बना था, उन 15 स्टेट्स में जो है एक रशिया भी था। बट इन रियलिटी अगर देखा जाए ना, रशिया बहुत तेज खेला। रशिया वाज ओनली द फिफ्थ रिपब्लिक दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूएसएसआर। रशिया एक स्टेट था जिनको मिलाकर जो है यूएसएसआर बन रहा है। उन सभी 15 स्टेट में एक स्टेट रशिया भी था। तो ये भी सभी की तरह नॉर्मल स्टेट होनी चाहिए, सबको जो हाँ इक्वली ट्रीट हो रहा है। बट जो रशिया था ना, इन रियलिटी में वो सबको डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, Russia dominate everything and the people from other regions felt neglected and often suppressed। यहाँ पर जो है रशिया जो था ना, वो खुद सब कुछ चीजों को जो है डोमिनेट कर रहा था, इतना डोमिनेट करा उसने कि जो पार्टीज के
दूसरी स्टेट के जो रीजन के जो लोग हैं उनको अब नेग्लेक्ट फील होना शुरू करा था। उनको लग रहा था कि उनको इग्नोर करा जा रहा है, उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। And in the arm race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. फिर देखो, जैसे कि अब सोवियत यूनियन इकोनॉमी में इतना अच्छा जा रहा है, पॉलिटिकली इतना यूएस के मुकाबला बराबरी करने पे उतरा हुआ है, तो वो आर्म रेस में मिलिट्री में कैसे पीछे रह सकता है। तो यूनियन ने बहुत बार ऐसा टाइम आया सोवियत के अंदर जब वो यूएस को मैच कर रहा था, टाइम टू टाइम उसे टक्कर दे रहा था, बट उसके साथ साथ जब वो टक्कर दे रहा था ना, उसे एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी थी। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, सोवियत यूनियन ने जो है वेस्ट को पीछे छोड़ दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और पावर के मामले में पीछे छोड़ा था, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन द सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान। ठीक है। और उसके साथ जो है लोगों की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन थी सिटीजन्स की, इन सब चीजों में जो है सोवियत यूनियन ने वेस्ट को थोड़ा पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद जो है सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करता है, उस पर अटैक करता है 1979 में, और इससे जो है इसका सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है। एंड उसके माना कि लोगों का वेज कंटिन्यू ग्रो कर रहा था, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी जो है वो गिरती जा रही थी, वेस्ट के मुकाबले जो है वो प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी अब जो है गिरनी शुरू हो गई थी। इससे जो है क्या हुआ, देखो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फॉल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। इससे जो है फूड शॉर्टेज होती है, कंज्यूमर शॉर्टेज होती है, फूड इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हर साल का फूड इंपोर्ट्स बढ़ रहा था, एंड द सोवियत इकोनॉमीज जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है। 1970s के अंदर जो है सोवियत इकोनॉमी फ्लैटनिंग करनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल ही स्टेगनेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाता है। अब हम देख लेते हैं, देखो, अब सोवियत का हमने देख लिया कि सोवियत का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि कैसे जो है 15 स्टेट्स मिलकर जो है यूएसएसआर फॉर्म्ड होता है, और रशिया जो है उनको डोमिनेट कर रहा होता है। कैसे जो है ये सोशलिस्ट सिस्टम पे बेस्ड होता है, यहाँ पर सारा जो कंट्रोल है वो सोवियत स्टेट के अंदर होता है, सभी इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है सोवियत कंट्रोल होता है, और जो है ये लोगों को जो है लोगों की तरफ जो है अनअकाउंटेबल होता है। तो अब हम देखेंगे कि इतना इंटीग्रेशन जो था इस सोवियत का, वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, वो कैसे बिखरता है सोवियत यूनियन बिल्कुल बुरी तरह से, और उसमें गोर्बाचेव का जो था वो क्या रोल था। ठीक है। Mikhail Gorbachev, who had become the general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform the system. अब देखो, माइकल गॉर्बे जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। माइकल गॉर्बेचे एक जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के, जो 1985 में बने थे, और इन्होंने सोचा कि अब जो है इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, and reform was necessary to keep the USSR abreast of the information and technology revolution taking place in the system। और ये रिफॉर्म इसलिए नेसेसरी था कि अब जो है यूएसएसआर चाहता था कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन जो वेस्ट के मुकाबला करने के लिए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो कीप इनको बिल्कुल अप टू डेट रखने के लिए, यूएसएसआर को अब बिल्कुल अप टू डेट रखने के लिए ये रिवॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी था। To keep the USSR abreast of the information and technology revolution taking place in the West. However, जो गर्विशे का डिसीजन था to normalize relation with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects, and neither he or anyone else intended to anticipate it। बट जो गर्विशे का डिसीजन था कि उसे जो है अपना वेस्ट के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, उसको डेमोक्रेसी लानी है और सोवियत यूनियन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसका जो है ऐसा इफेक्ट हुआ कि उसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। देखो, the people of East European countries which part of the Soviet bloc start protested against their own government and Soviet control। अब देखो शुरू होता है प्रोटेस्ट थोड़ा सा लोगों का कि जो ईस्ट यूरोपियन के पीपल थे, उन लोगों ने जो है सोवियत ब्लॉक के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करा, अपने खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अनलाइक इन द पास्ट सोवियत यूनियन अंडर द एक मिनट, under the Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred and the communist regime collapsed one after another। और जैसे कि पास्ट में होता आ रहा, अनलाइक द पास्ट की तरह जो है इन्होंने फिर करा, इन लोगों ने सोवियत यूनियन ने और गॉर्बेचेव ने जो है इसमें इंटरवेंस नहीं किया। जब ये डिस्टरबेंस शुरू हुआ, तो जो कम्युनिस्ट रिजाइम था ना, वो अब धीरे धीरे उन स्टेटों में, ईस्ट यूरोपियन स्टेट में जो है अब कम्युनिस्ट रिजाइम एक के बाद गिरना शुरू हो चुका था, और ना और इस पे किसी ने जो है इंटरवेयर नहीं करा। द डेवलपमेंट वर accompanied by a rapidly accelerating crisis within the USSR।
दैट हैस्टेंड इट्स इंटीग्रेशन। और जो ये डेवलपमेंट हो रहा था, एकदम से कोलैप्सेशन हो रहा था, ये इतनी तेजी से हुआ कि इतने ज्यादा क्राइसिस जो है एकदम से यूएसएसआर के अंदर हुआ इतना, और ये डिसइंटीग्रेशन जो है और ज्यादा तेजी से होने लग गया। ठीक है, ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज्यादा रैपिडली, इस डेवलपमेंट के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस एकदम से एक साथ आई यूएसएसआर के अंदर, तो इससे जो है ये डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ना, ये और भी तेज होना शुरू हो गया। गोर्बेचोव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। जो गोर्बेचोव का इनिशिएटिव था इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने का, कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन लाने का, वो रिफॉर्म जो है उसको, उस रिफॉर्म को जो है बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने अपोज किया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है एक वायलेंट जो है प्रोटेस्ट होता है 1991 में, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, अपोजिटर्स थे, द पीपल हैड टेस्ट फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ऑल सेट रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट होता है 1991 के अंदर, उसके बाद जो है लोगों को पता चलता है कि आजादी का स्वाद मिलता है लोगों को, कि क्या हाँ, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसा होता है और हमारे साथ कैसे हो रहा है, तो ये मिलता है। अब जो वो टेस्ट लोगों को इतना अच्छा लगता है कि अब उन्होंने सोच लिया था कि दोबारा से जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो ओल्ड रूल सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको वो अब नहीं चाहते। तो येल्सिन बोरिस येल्सिन जो है वो एक एज अ नेशनल हीरो की रूप में जो है इमर्ज होते हैं इस इन द अपोजिंग टू स्कोप। स्कोप को अपोज करने के लिए जो है, जो गवर्नमेंट अपोज कर रही, जो गवर्नमेंट को लेके एक वायलेंट जो है रिस्पॉन्स लेके आई थी, उसके जो है अपोज में जो है एक नेशनल हीरो की तरह जो है बोरिस रेसलिन नाम के एक आदमी होते हैं, वो सामने आते हैं, द रशियन रिपब्लिक। वे रेसलिन उसके बाद जो रशियन रिपब्लिक, जो रशियन रिपब्लिक में जहाँ एक पॉपुलर इलेक्शन होता है, जहाँ रेसलिन जीतते हैं और सेंटर को जो है हिला के रख देते हैं। ठीक है, रशियन रिपब्लिक, where the Yatslin won a popular election began to shake off centralized control. पावर अब जो है सोवियत यूनियन की पावर शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी, वो सोवियत यूनियन की पावर शिफ्ट हुई, एंड वो सोवियत सेंटर से रिपब्लिक में जाने शुरू कर गई। और मोस्ट यूरोपियन सिटी जो पार्ट थे, यूरोपनाइज्ड पार्ट थे सोवियत यूनियन के, जहां पर विच शो देमसेल्व्स सॉवरेन स्टेट, जो खुद को सॉवरेन स्टेट के रूप में देखते थे। द सेंट्रल जो कि खासकर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने जो है खुद के लिए इंडिपेंडेंस नहीं मांगी, एंड वांट टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। वो लोग चाहते थे कि वो लोग जो है सोवियत फेडरेशन में रहे। उसका जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थी, दे डिड नॉट आस्क फॉर देयर फ्रीडम, उन्होंने खुद की फ्रीडम की डिमांड नहीं करी, और वो जो है सोवियत फेडरेशन का पार्ट अभी रहना चाह रहे थे। 1991 तक जो है वो रहना चाहते थे। देखो 1991 दिसंबर में यत्सलिन रशिया यूक्रेन यत्सलिन की लीडरशिप के अंदर जो रशिया यूक्रेन और बेलारूस जैसे जो थ्री मेजर रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, उन्होंने जो है खुद को सोवियत यूनियन से अलग कर दिया। ठीक है, दिसंबर 1991 के अंदर इन सब चीजों इन तीन देशों ने, तीन कंट्रीज ने, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने जो है खुद को जो है उससे अलग कर दिया यूएसएसआर से। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन बैंड, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने देश के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैंड कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी को जो है बैन करा, एंड कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को वहां पर अडॉप्ट करा। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक के बाद जो है सोवियत यूनियन से अपनी खुद की फ्रीडम के बाद जो है इन लोगों ने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। खुद की स्टेटों ने जो है उनको खुद से अलग करना शुरू करा। And the declaration of disintegration of USSR and the formation of Commonwealth of Independent States (CIS) come as a surprise to other republics as well as especially to the Central Asian one। देखो अब जो है जैसे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके साथ साथ जो है डिसइंटीग्रेशन के बाद एक नई फॉर्मेशन होती है, उसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हैं, सीएसआई CIS बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था लोगों के लिए, खासकर जो सेंट्रल एशियन स्टेट की वजह से। द एक्सक्लूजन ऑफ दिस रिपब्लिक वाज एन इशू दैट वाज क्विकली रिजॉल्व्ड बाय देम मेकिंग फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सीएसआई। जो सेंट्रल एशियन स्टेट जो इसमें इन कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट में जो उसको नहीं रखा गया था, वो एक इशू बना जिसको जल्दी से बहुत जल्दी रिसोल्व किया गया और जो है इनको फाउंडिंग मेंबर बनाया गया सीआईएस का। रशियन ने जो है रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के बाद जो है रशिया को जो है उसका हायर माना गया, उसको सक्सेसर माना गया। इसने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया ने जो है सोवियत की सीट को जो है रशिया ने संभाला, रशिया ने इनहेरिटेड किया, एंड रशिया एक्सेप्टेड
ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। उसके साथ साथ जो है रशिया ने जो है जितनी भी सोवियत यूनियन की इंटरनेशनल कमिटीज थी, ट्रीटीज थी, उन सबको जो है एक्सेप्ट किया। एंड इट ऑल्सो टुक ओवर एज अ न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। और रशिया जो है एक न्यूक्लियर स्टेट भी बनती है पोस्ट सोवियत स्पेस के बाद, और एक न्यूक्लियर डिसआर्मेंट मेजर भी करती है यूएस के साथ। उसके बाद जो है अब ऑल सोवियत यूनियन जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब जो है जो पावर में थी वो रशिया थी। ठीक है। रशिया जो है उसके पास न्यूक्लियर स्टेट बन चुकी थी, और उसके साथ साथ जो है यूएस के साथ जो है इसके रिलेशन अच्छे हो रहे थे, और वो जो है थोड़ा अ, उसके जो है यूएस से रिलेशनशिप अच्छे हो रहे थे, वो उसके साथ जो है काम कर रहा था। अब जो सोचने वाली बात है कि ये डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों? इसका रीज़न क्या? क्योंकि जो सोवियत था वो जो है यूएसएसआर जो था सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था वर्ल्ड की। तो एकदम से इसका इंटीग्रेशन होना थोड़ा अजीब था, बट क्यों? कैसे हुआ? ये सब चीज़ हम देख लेते हैं। एंड देखो, ओके, एक तो पहली बात तो ये है कि सोवियत यूनियन एक तो पहली और लास्ट कंट्री ऐसी नहीं थी जिसका जो है कोलैप्स हुआ है। ऐसी आगे भी बहुत पहले भी बहुत हुई है और आगे भी बहुत होएगी मेरे ख्याल से। एंड व्हाइल दे आर यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कोलैप्स, अब मेन रीजन देख लेते हैं क्योंकि सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स होता है। देखो, देयर इज नो डाउट about the internal weakness of social Soviet political and economic institutions which failed to meet the inspiration of people। देखो, सबसे बड़ा जो था वो यही था कि जो सोवियत का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था ना, वो इंटरनली बहुत ज्यादा वीक था, और जो है वो लोगों के एस्पिरेशंस पे खड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, जो और ये एक रीजन बनता है कि सिस्टम कोलैप्स होता है। उसके साथ जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो रहा था बहुत सालों से सोवियत के अंदर, यहाँ पर जो है कंज्यूमर शॉर्टेज होने लग जाती है, एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ सोवियत बिगिन टू डाउट द क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा रीज़न जो है उनका इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बनता है, जो काफ़ी साल तक चलता है, और एक कंज्यूमर शॉर्टेज होती है, जिसके बाद जो है सोवियत यूनियन के जो लोग हैं वो खुद को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। उसके साथ-साथ जो उन्होंने गवर्नमेंट को भी ओपनली क्वेश्चन करना शुरू करता है। व्हाई द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई द इकोनॉमी स्टैग्नेंट? द आंसर इज particularly clear. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe within the Soviet system. उसके बाद देखो, अब सोचने वाली बात ये भी था कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो है इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई है, इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। तो इसका एक रीज़न था, सबसे क्लियर रीज़न यही था कि जो सोवियत का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ था ना, उसने जो अपना इकोनॉमिक रिसोर्स था, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ उसने मिलिट्री के अंदर करा और न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए किया। ठीक है, उसका न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो चल रहा था, वो सैटेलाइट स्टेट्स, वो जो है ईस्टर्न यूरोप की स्टेट थी, जो सोवियत सिस्टम में आती थी, जैसे कि 5 सेंट्रल रिपब्लिक, खासकर जो है 5 सेंट्रल रिपब्लिक जो है उसका एग्जांपल है। ठीक है, एंड दिस लेड टू अ इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कॉपी। अब ये इन्होंने जो है अपना रिसोर्सेज इतना ज्यादा खर्च कर दिया, इतना ज्यादा खर्च करा मेंटेन करने में, कि यहाँ पर जो है अब इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये लोग है उससे कोप नहीं कर पा रहे थे। एट द सेम टाइम जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे वो उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना शुरू हुआ। उन लोगों को नॉलेज आनी शुरू हुई कि ये जो वेस्ट है वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांस्ड है, और दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन द सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ वेस्ट। और जो लोग है वो साफ साफ देख पा रहे थे कि जो वेस्ट के अंदर और उनके सिस्टम के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत system was better than the West, capitalism, the reality of backwardness come as a political and psychological shock। और जो इतना सालों से लोगों को बताया जा रहा था कि कैसे जो है कम्युनिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम से बेटर है, और जब उन लोगों को सच पता करना शुरू हुआ तो ये बहुत ज्यादा शौक था लोगों को अपनी बैकवर्डनेस को लेकर, और उनको ज्यादा बैकवर्डनेस और साइकोलॉजिकल शौक लगता है। एंड द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। देखो, अब तक जो है सोवियत हमने देखा उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोगों का जो है भरोसा टूट रहा था। उसके साथ-साथ जो है इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव था पॉलिटिकल सेंस को लेकर, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा खराब था। वो भी बहुत ज़्यादा गिरता हुआ जा रहा था। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल एज। अब ऐसा क्यों हो रहा था? देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड सोवियत यूनियन ओवर 70 ईयर वाज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि जो पार्टी उस देश के अंदर 70 साल से राज कर रही है, वो लोगों को जवाब दिए है ही नहीं, वो लोगों की तरफ अकाउंटेबल है ही नहीं। ठीक है, अब लोगों को कोई इंक्वायरी है, पूछताछ करनी है, जानना है गवर्नमेंट से, तो वो कैसे जाने?
ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी जो 70 सालों से उस देश के अंदर रूल कर रही है, वो लोगों की तरफ जो है बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था, एंड द ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड stifling administration, rampant corruption and the inability of the system to correct mistakes. It had made the unwillingness to allow more opponents in government. उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्लो था, स्टिफलिंग था, रैम्पेंट था, करप्शन से भरा हुआ था, और जो है जो गलतियाँ करता था उसे ठीक नहीं कर रहा था, और उसके साथ-साथ जो है इस पे इतना ज़्यादा टाइट था ये सिस्टम, इतना ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, कि जो है गवर्नमेंट जो है अनविलिंगली ओपोनेंट्स को अलाउड ही नहीं कर रही थी, खुलकर काम करने के लिए अलाउड नहीं कर रही थी। उसके बाद जो है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन द वेस्ट, और जो बड़ी इस पूरी स्टेट के अंदर जो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, यहाँ पर सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े-बड़े जो नेता थे, उन लोगों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा था। उन लोगों को पैसा ज़्यादा मिल रहा था, सिस्टम ज़्यादा मिल रहा था, उन लोगों के पास पावर ज़्यादा थी, उन लोगों के पास ठीक है? तो इन ये जो उनका प्रिविलेज था ना, वो बहुत ज़्यादा था, ऑर्डिनरी सिटीज़न्स के मुकाबले जो था, इनका प्रिविलेज बहुत ज़्यादा था, एंड पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूल्स, एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। और अब जो था ना, पीपल जो है इस सिस्टम से जो ज़्यादा खुश नहीं थी, और इस रूल इनके अपने राजाओं से, अपने जो लीडर्स थे उनसे ज़्यादा खुश नहीं थी, तो इसी वजह से जो था, अब जो है यूएसएसआर जो है अपना जो एक टाइम पे जो यूएसएसआर पॉपुलर बैकअप था ना, उसको खो रहा था। गॉर्बेशे रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम। गॉर्बेशे जो है अपना रिफॉर्म लेके आना चाह रहे थे, उनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इन प्रॉब्लम से डील करेंगे, एंड गॉर्बेशे प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैच अप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। गॉर्बेशे ने प्रॉमिस किया था कि जो है वो अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे, वेस्ट के बराबर लगे खड़े करेंगे, उसके साथ जो है सिस्टम में थोड़ा सा लूजन करेंगे सिस्टम को, कि वो लोगों की तरफ अकाउंटेबल हो। एंड यू मे वंडर व्हाई द सोवियत सिस्टम कोलैप्स। अब ये वाली सोचने की बात है कि अगर गौरबेशे के पास थोड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, उसके बाद भी जो है सिस्टम क्यों कोलैप्स होता है। देखो, the most basic answer seems to that the when Gorbachev carried out this reform and loosened the system, he set in motion force and exception that could have predict and become what। देखो, एक तो जब गौरबशे ने जब ये रिफॉर्म करना शुरू करा, तो उसने सिस्टम को लूज कर दिया था, और ही सेट इन मोशन फोर्स, उसको एक मोशन फोर्स में डाला, जिसका जो एक्सेप्टेशन थी ना, या तो लोग उसे खुद को प्रेडिक्ट भी कर सकते थे, और ये वर्चुअली भी क्लियर था। अ, उसको कंट्रोल करना थोड़ा इतना लूज हो गया कि अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देयर वाज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी which felt the Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with this matter। अब सोसाइटी में कुछ सेक्शन ऐसा भी था जिसका मानना ये था कि गॉर्बेचेव जो है थोड़ा उसको थोड़ा जल्दी फास्ट वे में मूव करना चाहिए था। वो लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थे उसके स्लो मेथड से, ठीक है। दे डिड नॉट बेनिफिट, जो ये इसका मेथड था, रिफॉर्म था, उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जितना लोग जो है उसको उम्मीद लगा रहे थे। उसके साथ साथ जो है ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहा था, एंड अदर स्पेशली द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु सर्व्ड बाय और जो दूसरे मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो अपने सिस्टम को सर्व कर रहे थे, उनका मानना, उनका जो था वो बिल्कुल अपोजिट व्यू था। उनका मानना ये था कि दे फेल्ट देयर पावर्स एंड प्रिविलेज वर अरोडिंग एंड गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। उनका मानना ये था कि जो उनको लग रहा था कि उनकी जो पावर और प्रिविलेज है ना, वो उनसे छीनी जा रही है, और जो गोर्बाचेव है ना, वो बहुत ज्यादा क्विकली मूव कर रहे हैं। लोगों का मानना था वो नहीं कर रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट का था उनका मानना था ये बहुत ज्यादा क्विकली मूव कर रहे हैं, और ये जो ठग था, पावर का लड़ाई चल रही थी पावर का, इसमें जो है गोर्बाचेव अपना सपोर्ट हर तरफ से खो देते हैं। गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड एंड डिवाइड पब्लिक ऑन ओपिनियन। अब जो है गोर्बाचेव का सपोर्ट जो है वो गिर जाता है, और जो पब्लिक है वो अब डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं अपने अपोनेंट्स के हिसाब से। इवन दोस हु वर विद हिम बिकम डिsillusioned एंड दे फेल्ट दैट he did not adequately defend his own policies। और जो लोग पहले जो गोर्बाचेव के सपोर्ट में थे, उन लोगों को भी लगा, उन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उन लोगों को लगा क्योंकि ये जो है अपनी पॉलिसीज को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। all might not have led to the collapse of the Soviet Union। ये सब चीजें अगर सोवियत यूनियन को नहीं कोलैप्स नहीं करती, तो दूसरा डेवलपमेंट जो था वो उसने करा। देखो, एकदम से जो है सोवियत यूनियन के अंदर, वेस्ट के अंदर, सॉरी, रशिया के अंदर, आप तुम देखोगे यूएसएसआर के अंदर जो है नेशनलिज्म का राइज होना शुरू हो गया था। राष्ट्रवाद का जो है एकदम से उद्घटन होता है, राष्ट्रवाद आना शुरू होता है, लोगों के अंदर जो है एक आजादी की भावना, सॉवरेनिटी की भावना शुरू होती है। जैसे कि रशिया, बैटलिक रिपब्लिक, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लुथोनिया जैसे देशों के अंदर, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों के अंदर जो है नेशनलिज्म जो है एक बहुत बड़े लेवल पे आना शुरू होता है। अब जो है जॉर्जिया एंड अदर टू प्रोवोक टू द फाइनल एंड मोस्ट
इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। जो नेशनलिज्म है, लोगों को स्टेट जो सॉवरन बनती जा रही थी, ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का। और इसके अंदर जो बड़ी स्टेट जो थी वो रशिया थी। बैटलिंग रिपब्लिक्स के अंदर 3 स्टेट्स थी, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और यूक्रेन और जॉर्जिया, ठीक है? And one view is that nationalist urge and feeling was very much at work through the history of Soviet Union, and whether or not the reform has occurred, there would be an internal struggle with the Soviet Union. एक देखो, माना गया है कि नेशनलिस्ट की जो वो थी ना, लोगों के अंदर भावना वो इतनी ज्यादा थी ना कि उसने सोवियत यूनियन की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अब चाहे गॉर्बेचेव अपना रिफॉर्म लाता या वो ना भी लाता ना, तो भी जो है सोवियत यूनियन को स्ट्रगल करना पड़ता। दिस इज अ व्हाट इफ इज हिस्ट्री, बट श्योरली जो है डिसइंटीग्रेशन होना पूरा का पूरा तय था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी, एक तो ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके साथ साथ जो है सोवियत यूनियन के अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा थी, तो थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था। अदर थिंग्स दैट द Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and ruler could not control it। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि जो Gorbachev की रिफॉर्म था ना, वो इतना तेजी से हुआ कि जो है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना इतनी जल्दी आई और एक डिससैटिस्फैक्शन की भावना फैलनी शुरू हुई कि उसको गवर्नमेंट और कोई भी रूलर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ठीक है। एंड ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian Republic। और जो ऐसा कि कोल्ड वॉर के दौरान बहुत लोगों का मानना ये भी था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ना, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रवाद की भावना होगी ना, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर होगी, क्योंकि उनका एथनिक और रिलीजन डिफरेंस अगर हम देखें तो, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर थिंग्स बिल्कुल जो है वो डिफरेंट थी औरों के मुकाबले। ठीक है। इन लोगों ने जो था यूएसएसआर से जो है अपनी फ्रीडम की डिमांड नहीं की थी एज अ अदर स्टेट के मुकाबले अगर हम देखें तो। अब ये डिसइंटीग्रेशन की थोड़ी टाइमलाइन है, ये आप लोग देख लेना कैसे 1985 में जो है माइकल गर्बश जो है इलेक्शन बनते हैं, उनके अपोनेंट जो है वो बोरिस येटलिन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी मॉस्को के हेड बनते हैं। जो 98 के अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू होता है लुथोनिया के अंदर, जो बाद में जो है इस्टोनिया और लिथुआनिया में फैल जाता है। 1989 में अक्टूबर के अंदर जो है वार्सो पैक्ट आता है, सभी मेंबर को साथ में जोड़ा जाता है और बर्लिन बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाता है। 1990 के अंदर फरवरी में जो है गॉर्बेचेव जो है अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम से गिर जाते हैं। मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स आती है 1990 के अंदर जो है। लिथुआनिया पहली ऐसी 15 में से पहली ऐसी स्टेट बनती है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है। 1990 में रशिया खुद को डिक्लेयर करती है इंडिपेंडेंट। और 1991 के अंदर यत्सेलिन भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहती, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं रशिया के अंदर। उसके साथ साथ जो है 1991 अगस्त के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक गॉर्बेचेव के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट वॉलेंट एक्ट लेके आती है। उसके साथ जो है 1991 फिर अगस्त सितंबर में नेक्स्ट मंथ के अंदर जो थ्री बेटलिक्स रिपब्लिक थी, इस्टोनिया, लथाविया और लिथुआनिया, वो जो है यूएन के मेंबर बन जाते हैं और 2004 में जो है नाटो को ज्वाइन करते हैं। 1991 के अंदर रशिया, बेलारूस, यूक्रेन जो है खुद को जो है उनकी जो यूएसएसआर की ट्रीटी थी उसको नल डिक्लेयर करती है और एक अपनी सीआईएस नाम की सिटी बनाती है, जिसके अंदर वो अमेरिका, रेजिबिया, मोल्दोवा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो है जॉर्जिया भी जो है इस जो स्टेट है इंडिपेंडेंट स्टेट कॉमनवेल्थ के अंदर खुद को जो है ज्वाइन करता है। 1991 दिसंबर गोर्बाचेव रिजाइन करता है सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन गिर जाती है। देखो, अब लोगों के अंदर जो नेशनल डिससेटिस्फेक्शन था वो बहुत ज्यादा था। एंड विद द सोवियत यूनियन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मोर यूरोपियन एंड प्रोस्पेरस पार्ट इन रशियन बैटलिक एरियाज एज वेल द यूरोपियन। और जो ये नेशनल डिससेटिस्फेक्शन था ना, वो ओन स्टेट में था, जहाँ जो जो वो स्टेट सोवियत यूनियन को पावरफुल बना रही थी, जैसे कि यूरोपियन और रशिया बैटलिक एरिया, जैसे कि यूक्रेन और जॉर्जिया। ठीक है। Other people felt alienated from the Central Asian and from each other and conclude also they were paying too high and economic prices to keep them more backward areas within the Soviet Union। और कुछ लोगों को दूसरी स्टेट्स को ऐसा लगा कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा ही इकोनॉमिक प्राइसेस पे कर रहे हैं सोवियत यूनियन को, और जब भी वो फिर भी वो बैकवर्ड एरिया में ही आ रहे हैं सोवियत यूनियन की, तो ये रीजन थे। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, एक मिनट। यस, अब इसके जो है डिसइंटीग्रेशन तो इन्होंने कर दिया, सोवियत यूनियन तो गिर गया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हुए, देखो। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड
of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe has profound consequences for the world politics. उसके बाद जो है देखो इनका जो है बहुत ज्यादा consequences जो है इफेक्ट जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पड़ा। पहला इफेक्ट जो ये था कि जो वर्ल्ड के अंदर आइडियोलॉजी चल रही थी कम्युनिस्ट बेटर है या कैपिटलिस्ट बेटर है वो खत्म हो गई। ठीक है। द डिस्प्यूट The ideological disputes over whether the socialist system and would beat the capitalist system was not an issue anymore. Since जो dispute था engaged the military of two blocks has triggered a massive arm race, accumulation of nuclear weapon had led the existence of military blocks and the end of confrontation demand the end of arms and race and a possible new peace। क्योंकि जो ये दोनों पैक्ट्स के अंदर जो मैसिव आर्म रेस चल रहा था कि उसके पास ज्यादा वेपन है वो ज्यादा पावरफुल है मिलिट्री एरिया में, तो वो उससे जो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का जो है अब डेवलप हो चुका था। मिलिट्री ब्लॉक्स की एक्सिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये जब ये कॉन्फेडरेशन खत्म हुआ तो ये एक बात मानी गई कि शायद अब वर्ल्ड के अंदर एक नई पीस आए, एक दिशाम जो है वो आर्म रेस जो थी लोगों की वेपनाइजेशन को लेकर जो मिलिट्री को लेकर जो रेस थी वो खत्म हुए और एक पीस का जो है एक नई पीस की शुरुआत है। उसके साथ द सेकंड पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। पावर रिलेशन जो था पॉलिटिक्स के अंदर वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। चेंज हो चुका था। द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो चेंज। उसके बाद जो आइडियोलॉजिकल रिलेटिव इंस्टीट्यूशन भी बदल चुके थे। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑफन लेफ्ट। देखो अब वर्ल्ड वॉर के कोल्ड वॉर के बाद जो है दो पॉसिबिलिटीज बची थी। या तो कोई भी एक रिमेनिंग सुपर पावर रहेगी वो पूरे वर्ल्ड को जो है डोमिनेट करेगी एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम। ठीक है, देखो दो पॉसिबिलिटीज थी वर्ल्ड वॉर के बाद, ये देख लो थोड़ा। देखो या तो एक सुपर पावर बचेगी और जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी और एक यूनिपोलर सिस्टम लेके आएगी, या फिर डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट प्लेयर। या फिर इस खेल के अंदर जो दूसरी कंट्रीज है या दूसरी कंट्री से ग्रुप्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर के सामने आते हैं और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है मल्टीपोलर सिस्टम कहलाएगा जहां पर भी कोई भी पावर डोमिनेट नहीं कर रही होगी। ठीक है, एज इट टर्न आउट द यूएस बिकम द सोल पावर backed by the power and prestige of the यूएस। और ये इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो यूएस है वो एक सोल पावर बनता है जिसके पास पावर और प्रेस्टीज दोनों होती है एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो डोमिनेट करती है इकोनॉमिक सिस्टम को इंटरनेशनली। ठीक है, और इसके साथ जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ फंड जो है वो पावरफुल एडवाइजर बनते हैं सभी कंट्रीज के लिए, जो कि ये लोग जो है उनको लोन देते हैं टू गिव देम लोन फॉर देयर ट्रांजिशन ऑफ कैपिटल पॉलिटिकल द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और उसके साथ जो है पॉलिटिकली देखा जाए लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट वे बनती है पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, एंड तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो था द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन द एमर्जेंस ऑफ न्यू मैनी कंट्रीज। अब जो है सोवियत ब्लॉक का एंड हुआ तो बहुत सारी जो है नई कंट्री एमर्ज होती है। ठीक है, ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ऑन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइस। सभी कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट थी, उनकी खुद की चॉइसेस और खुद के एस्पिरेशन थे। अब सम ऑफ देम स्पेशली द बैटलिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट, कुछ जो कंट्रीज ऐसी थी जो चाहती थी कि वो जो है बिग पार्ट बने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का, अगर नाटो का पार्ट बने, एंड द सेंट्रल एशिया वांटेड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी उन्होंने जो है अपने ज्योग्राफिकल एरियाज का जो है फायदा उठाया एंड जो है अपने रशिया से रिलेशनशिप अच्छे रखे, साथ के साथ जो है उन लोगों ने वेस्ट से भी जो है अपने रिलेशन बनाए, उसके साथ चाइना और अदर कंट्रीज से भी। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम सो मैनी न्यू प्लेयर एमर्ज ईच विद इट्स ऑन। उसके बाद हमने देखा कि अब जो है बहुत सारे जो है प्लेयर्स जो है गेम के अंदर आ रहे हैं, सबके जो अपने आइडेंटिटी है, इंटरेस्ट है, क्राइसिस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज है। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस कुछ थे। अब शॉक थेरेपी देखना, शॉक थेरेपी, एक मिनट, शॉक थेरेपी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी समझ में आया हो 1-2% भी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।